Hello students, myself is RP Singh. Today I want to discuss atomic spectrum. Atomic spectrum. आज हम देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। पिछले वीडियो में आपने बोर का मॉडल पढ़ा और बोर के मॉडल को फिर सोमरफेल्ड ने एक्सटेंशन किया, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले थोड़ा सा पहले की कहानी आप देखिए। जो बोर नाम के नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट हुए, बोर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या किया था, एक ट्यूब ली। अच्छा, उससे पहले चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम को देख लीजिए पहले आप, तब उसके बाद हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। आपने फिजिक्स में एक बात देखी होगी, जब प्रिज्म से किसी प्रकाश को, व्हाइट लाइट को, श्वेत प्रकाश को, व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश आता है ना, उसे व्हाइट लाइट होते हैं, वो उसमें कोई कलर नहीं होता। उसको जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये कितने भागों में डिवाइड हो जाता है, सबको मालूम होगा 7 में। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और 7 कलर बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं विबग्योर। उनका जो ऑर्डर है वो विबग्योर है। देखिए विबग्योर की फुल फॉर्म आपको पता होगी। ये 7 कलर हो गए। ये स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसमें रेड की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। सबसे कम बैंड जो होता है ना, यानी इसका सीधा रास्ता जो था, ये सीधा रास्ता इसका ये था। अगर ये प्रिज्म यहाँ पर नहीं रहा होता और तो ये सीधा सीधा लाइट चली जाती है, लेकिन ये बैंड नहीं होती और ये बैंड हो गई इस तरह से। तो रेड लाइट इतनी बैंड हुई और वायलेट इतनी बैंड हुई। तो सबसे अधिक बैंड कौन सी हुई, वायलेट, और सबसे कम रेड। ये बातें आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ध्यान रखिएगा। और इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों है कि सारे कलर इसमें दिए हुए हैं, सारी फ्रीक्वेंसी, सारी वेवलेंथ के कलर इसमें दिए हुए हैं। रेड की वेवलेंथ सबसे अधिक है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। इसी के कारण रेड कलर में दूर से दिखाई दे जाता है और वायलेट दूर से दिखाई नहीं देता। ये बात रही स्पेक्ट्रम की, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। अब इसके बाद चलते हैं, ये आपने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम समझा कि स्पेक्ट्रम क्या है और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम, ये सारे कलर के समूह को हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम उसको बोलेंगे जिसमें सारे कलर आए, कोई भी कलर गायब ना हो। अच्छा, अब देखिए बोर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक उन्होंने ट्यूब ली, ट्यूब ये है और ये ट्यूब जो है ना, नीचे से भी बंद है, ऊपर से भी बंद है, और इसमें उन्होंने गैस को भर दिया। कोई गैस भर ली उन्होंने, कोई गैस भरी और नीचे से उन्होंने हीट किया, आग से उन्होंने हीट किया इसको। ये पर्दा है मान लीजिए, इसमें से कुछ कलर से निकले, कुछ कलर निकले, सारे कलर नहीं निकले। जैसे मान लीजिए सारे कलर कौन से होते हैं, विबग्योर 7 कलर होते हैं, इनमें से कुछ कलर निकले। मान लीजिए हम अपने हिसाब से मान लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर, सपोज वायलेट, इंडिगो नहीं निकला, ये कलर निकले। या मान लीजिए ब्लू और ग्रीन नहीं निकला, ये कलर निकले। या सपोज जरूरी नहीं है ओनली ऑरेंज निकला या येलो निकला या रेड निकला, जो भी निकला, ये तो एक एग्जांपल है हमारा। कुछ कलर निकले और जब कुछ कलर निकले, सारे कलर नहीं निकले, तो क्या हुआ कि मान लीजिए सपोज वायलेट निकला और रेड निकला, वायलेट और रेड निकला मान लीजिए, तो बीच वाले कलर तो गायब हो गए, और बीच वाले जब कलर गायब हो गए तो इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होगा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा। डिस्क्रीट या फिर लाइन स्पेक्ट्रम कहिएगा, लाइन स्पेक्ट्रम, ओके, या फिर डिस्क्रीट।
डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसमें सारे कलर हैं। और इसका बना डिस्क्रीट यानी लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें सारे कलर नहीं है। मान लीजिए ये वी है, सपोज ये वाली भी है, और ये रेड है, वायलेट है, ब्लू है, रेड है, सपोज बीच वाले कलर गायब हो गए। जब बीच वाले कलर गायब हो गए तो क्या होगा? जब बीच में ये सारे कलर में जुड़े हुए दिखाई नहीं देंगे। आपने इंद्रधनुष देखा होगा, इंद्रधनुष जो रेन के बाद, बारिश के बाद जो निकलता है आसमान में, आपने देखा होगा सारे कलर आपको दिखाई देते हैं और सारे कलर आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, बीच में कोई गैप नहीं होता। अब इसमें क्या हुआ? वायलेट आ गया, इंडिगो गायब हो गया मान लीजिए, और फिर ब्लू आ गया, और ये दो कलर गायब हो गए, और रेड आ गया। तो बीच का जो जगह है ना वो गायब हो गई। तो इसको बोलेंगे डिस्क्रीट यानी कटा हुआ स्पेक्ट्रम। तो ये कटा हुआ जो स्पेक्ट्रम था, ऐसा उनको मिला, तो वो एक चक्कर में पड़ गए। उनके दिमाग में ना तो एक समझ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उन्हें ऐसा कैसे हुआ? सारे कलर क्यों नहीं आ रहे इसमें? व्हाट इज रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम का रीजन क्या है? कोई तो कोई समस्या है इसमें कि ऐसा हुआ क्यों, कि सारे कलर क्यों नहीं आए। इसके लिए उन्होंने एक हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम तैयार किया। हाइड्रोजन के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, वो अब आपको बताते देखिए। अब जहाँ हमें आना था एटॉमिक स्पेक्ट्रम पर, अब वहीं हम पहुंच रहे हैं। ये हमने ये स्पेक्ट्रम समझाया और ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई बोर्ड के सामने। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम समझाने की कोशिश की। कैसे समझाया देखिए, कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने। दिस इज न्यूक्लियस। पहले तो आपको बता दूं ये बहुत सारी ऑर्बिट होती है। हाइड्रोजन की बात करेंगे अभी हम। ये ऑर्बिट है बहुत सारी, अभी तक जो जितना पता लगा है 7 ऑर्बिट तक पता लगा है। इनके नाम होते हैं, देखिए सिंबल होते हैं KLMNOPQ, 7 तक है। इनके नंबर का डाले जाए तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब उन्होंने प्रयोग क्या किया कि इसका जो ना पहले चीज को देख लीजिए, जो इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ये जो ना फर्स्ट जो ऑर्बिट है इसे ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट जो है ना, इसमें जो लोएस्ट एनर्जी लेवल, एक चीज और लिख लेते हैं, इसी ग्राउंड स्टेट को बोलेंगे लोएस्ट एनर्जी लेवल। लोएस्ट एनर्जी लेवल यानी ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो लोएस्ट होगी, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन की बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए लोएस्ट एनर्जी लेवल। अब क्या हुआ, क्या इनको इसमें मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन थे, इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन होगा तो ओनली 1 होगा, फिर बाकी ऑर्बिट नहीं होंगे। अच्छा, और देखिए इसके बाद इसको उन्होंने इसको हीट किया। जब हीट किया ध्यान रखिएगा, ये एटम हीट होगा। एटम हीट होगा तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन हीट होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन हीट होंगे तो क्या होगा? देखिए जो ग्राउंड स्टेट है उसकी पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो एनर्जी होती है वो माइनस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात कर लेना, पहले की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी माइनस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड की होती है माइनस की 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड की होती है माइनस की 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी याद कर लीजिए, वैसे और की आगे भी है लेकिन 2-3 याद कर लीजिए, उससे काम चल जाएगा। माइनस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड की माइनस की 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड की माइनस की 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख रहे हो कि एनर्जी बढ़ रही है ऊपर को, कैसे? माइनस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी, माइनस की 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे ज्यादा होगी, माइनस की 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो मैथमेटिक्स से सिंपल आपको पता होगा। नेगेटिव वैल्यू जो ये नेगेटिव चिन्ह लगे हुए हैं ना, इसलिए ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अब जब इलेक्ट्रॉन है ना हीट हुआ नीचे से, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली हीट के रूप में। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड होकर के इस इलेक्ट्रॉन में मान लीजिए ये थर्ड वाली ऑर्बिट में आ जाता है।
वो कहीं भी जा सकता है। देखो फर्स्ट वाले ऑर्बिट से सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है, फिफ्थ में भी जा सकता है, लेकिन ज्यादा ऊपर जाने के चांस कम होंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी देना भी एक मुश्किल काम होगा, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट से वो थर्ड में आ जाता है। ओके, अब जब फर्स्ट से थर्ड में आ गया तो फिर वो वापस भी लौटेगा। वापस क्यों लौटेगा? क्योंकि कोई भी देखिए सब्सटेंस होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, वो स्टेबल रहना चाहती है। अब स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है इससे वापस आने से? स्टेबिलिटी अपने अंदर रखना चाहती है। स्टेबिलिटी का एनर्जी से ये रिलेशन है कि लोएस्ट एनर्जी हैविंग ऑब्जेक्ट्स आर स्टेबल। जो ऑब्जेक्ट, जिन ऑब्जेक्ट की एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होती है, और जिन ऑब्जेक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होती है। ध्यान रखिएगा, जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगी, और जिनकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा अनस्टेबल होगी, अस्थायी होंगी, वो भागती फिरेंगी, स्थायी नहीं होगी। जैसे घरेलू का एग्जाम्पल देते हैं, एक मान लीजिए पेशेंट है, मरीज व्यक्ति है, तो आपको सबको मालूम है कि मरीज के अंदर, बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत कम हो जाती है, खाना नहीं मिलता, दवाइयों पे जिंदा रहता है। जब बॉडी में एनर्जी कम होगी तो आपको मालूम होगा वो स्टेबल हो जाता है, बेड रेस्ट पे आ जाता है, और एक बेड पे जहाँ उसको लिटा देते हैं वो वहीं लेटा रहता है, फिर वो दौड़ नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता, वो कहीं नहीं जा सकता, कहीं रिश्तेदारी में, कहीं दावत खाने के लिए कहीं नहीं जा सकता, वो उसकी टांगें काम नहीं करेंगी, वो जा नहीं पाएगा, वो स्टेबल हो गया, वो अपने उसी बेड पे पड़ा रहता है, स्टेबल हो जाता है। और जिसकी एनर्जी, इसकी एक हेल्दी पुरुष है, हेल्दी व्यक्ति या कोई पर्सन है, उसके अंदर, बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो अनस्टेबल रहता है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ऐसे करके वो भागता रहता है, इधर जाता है। एक बच्चे को आपने देखा होगा घर में, बच्चे आपने देखे होंगे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। बच्चे सबसे अधिक अनस्टेबल रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर सबसे अधिक एनर्जी होती है, क्रिएटिव एनर्जी, मतलब एक्टिव एनर्जी सबसे अधिक होती है। इसलिए बच्चों को आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादातर अपने जो काम होते हैं वो भाग भाग के करते हैं, और जितनी एज ज्यादा होती जाती है, जब एक्टिव एनर्जी कम होती जाती है तो व्यक्ति स्टेबल होता चला जाता है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं। अब देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया ग्राउंड लेवल से थर्ड लेवल में आ गया, वो किसी में भी हो सकता है, जा सकता है, वहां से वापस लौटेगा स्टेबल होने के लिए, और जब स्टेबल होने के लिए वापस लौटेगा तो जो उसे एनर्जी मिली थी पहले, उस एनर्जी को वो लॉस करेगा, उस एनर्जी को वो रिलीज करेगा, उस एनर्जी को वो एमिट करेगा। जब वापस आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक वेव के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में वो एनर्जी को लॉस करेगा, एमिट करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। ध्यान रखिएगा, एमिट करेगा, जब एनर्जी को अपनी को एमिट करेगा, किसका रूप में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी। ध्यान रखिएगा, ऐसे करके वो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में निकाल देगा। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ वाला जो प्रयोग था ना, वो मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। जो बोर्ड ने यहाँ पर क्लियर किया कि सारे स्पेक्ट्रम के सारे कलर क्यों नहीं आए, डिस्क्रीट क्यों बना, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बना, कंटिन्यूअस क्यों नहीं बना। अब देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में गया था, तो थर्ड से फर्स्ट में वापस आएगा। थर्ड की एनर्जी थी माइनस की 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट की एनर्जी या माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फर्स्ट से वो डायरेक्ट थर्ड से डायरेक्ट फर्स्ट में आ गया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट उसने जंप किया, कितने में जंप किया? थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं कुछ बता रहा हूं इसमें से। ओके, अब देखिए इसने क्या किया, इसको देखें, इसमें आपने देखा कि सारी एनर्जी नहीं है बीच वाली, सबसे ऊपर वाली एनर्जी कितनी है? माइनस की 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सबसे नीचे वाली है माइनस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बीच वाली माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, लेकिन बीच वाली तो गायब है। बीच वाली ये और होनी चाहिए थी, ये होती माइनस की 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती। सपोज ये बढ़ गई, ऐसा बढ़ गया, ऐसा कर लीजिए, ये 6 7 माइनस का 1.8 माइनस का 1.9 ऐसे करके एंड सो ऑन, माइनस का
सपोज इतना है 6 माइनस का 3.7, ऐसा करके ये घटती चली जा रही है। ऊपर से नीचे को एनर्जी घट रही है, ये सबसे ज्यादा है। ओके, माइनस का 1.45 ज्यादा होगा, माइनस का 1.6 कम होगा। ओके, ये एनर्जी, और इनके बीच वाले और भी ले लो, इस 6 के बाद वाले अंक ले लो, 7 के बाद वाले अंक ले लो और ले लो। तो ये सारी एनर्जी अगर होती बीच में, ध्यान दीजिए, ये सारी एनर्जी अगर होती तो क्या होता, जब इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है नीचे, वापस आ रहा है बैक टू पवेलियन, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, तो उसने क्या किया, थर्ड से फर्स्ट में डायरेक्ट जंप लगा दी। या हो सकता है कि थर्ड से वो सेकंड में आया हो, वो जिसमें से गया था उसमें वापस लौट के आएगा, सेकंड से थर्ड में गया था तो थर्ड से सेकंड में आएगा, फर्स्ट से थर्ड में गया था तो थर्ड से फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट से सेकंड में गया था तो सेकंड से फर्स्ट में आएगा। यहां से हो सकता है ऐसे आया हो, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां से गया था वो उस पर डिपेंड करेगा। अब आप देखिए, जब फर्स्ट से वो थर्ड से सीधा फर्स्ट में आ गया, तो इतनी जो बीच की एनर्जी लेवल है, इस सब की सब गायब हो गई। जब ये सब गायब हो गई, आप देखिए ये बीच वाली सारी गायब हो गई, अब जे बची। अब क्या होगा, जो बीच के कलर होंगे वो सब गायब हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बीच के कलर सारे के सारे गायब हो गए, इसका कलर दिखाई देगा, इसका कलर दिखाई देगा, बीच वाले कलर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बीच के एनर्जी लेवल है ही नहीं। एनर्जी लेवल एक ये है, एक ये है, एक ये है, बीच के एनर्जी लेवल गायब हैं स्पेक्ट्रम में। ध्यान रखिएगा, ये ऑर्बिट्स में बीच के एनर्जी लेवल नहीं है। इसीलिए उन्होंने देखा कि ये रीजन है कि जब बीच के एनर्जी लेवल नहीं होंगे तो इसके कारण डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। ओके, ऐसे करके उन्होंने प्रूव किया कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिला, तो ये यहाँ पर उन्होंने प्रूव किया। ओके, अब मैं एक आपके एक नुमरी को बता देता हूँ कि जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आया तो उसने कितनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एमिट की, निकालिए अपने अंदर से। देखिए, मान लीजिए कोई हम हार्डियर ले लेते हैं, तो हार्डियर में तो मान लीजिए वो इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स, या ऐसा कर लीजिए, इफ इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन jumps from second to first orbit। पहले वो एनर्जी लेकर के सेकंड में चला गया था। अब प्रॉब्लम एक आपके माइंड में आ रही होगी यहाँ पर, यार हार्डवेयर में तो एक ही ऑर्बिट होती है, सेकंड होती नहीं, थर्ड होती नहीं, फोर्थ होती नहीं, तो फिर तो ये प्रैक्टिकली गलत हो गया उनका पूरा। देखिए मैं आपको चीज बताऊं, ऑर्बिट तो सारी होती है, लेकिन उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। केवल हार्डवेयर का 1 एटॉमिक नंबर है, तो उसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पहली ऑर्बिट में ही होगा और बाकी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। याद रखिएगा। अब होता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के अगली ऑर्बिट में चला गया था, ठीक है ना, वहां से वो वापस आ रहा है। ऐसे मान लीजिए सारी ऑर्बिट खाली पड़ी थी पहले। अब देखिए सेकंड ऑर्बिट से वो थर्ड में जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का तो केवल फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, तो फर्स्ट से तो वो सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में जा सकता है, लेकिन सेकंड से थर्ड में नहीं जा सकता, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है हाइड्रोजन के लिए। केवल ध्यान रखिएगा, मैं बाकी सब बताते ही कर रहा हूँ। तो देखिए इफ इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा, jumps from second to first orbit, then calculate emitted energy by the electron। अब हमको निकालना है कि आपको इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में कितनी एनर्जी निकाली है, उसको कैलकुलेट कीजिए। तो मैं आपको देखिए एक 2 फॉर्मूला दिखा दूं, उसमें से एक फॉर्मूला भी कम आएगा, एक फॉर्मूला कम नहीं आएगा।
फॉर्मूला नोट कर लें। देखिए एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, और एक फॉर्मूला होगा ई एन इक्वल टू माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो फॉर्मूला है एनर्जी का, जिसमें एच प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू होती है, एच की वैल्यू में नोट कर देता हूँ 6.636 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड। एच की वैल्यू 6.636 इंटू 10 टू माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड, और सी स्पीड ऑफ लाइट है, मालूम है आपको 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा जो है ना वेवलेंथ है, उसकी तो वैल्यू हम नोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इनको अब लर्न कर लेंगे। अभी इस क्वेश्चन में तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस क्वेश्चन में केवल इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। नोट मैंने इसलिए कर दिया दोनों कि ये वाली एनर्जी है वो ये इसकी है, कितनी एनर्जी ये निकलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और हम ये निकाल रहे हैं अभी कि वो सेकंड से फर्स्ट में आता है तो कितनी एनर्जी लॉस करता है, कितनी एनर्जी एमिट करता है। देखिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 क्या है, 2 इज सेकंड ऑर्बिट, 1 इज फर्स्ट ऑर्बिट। अगर मान लीजिए थर्ड से सेकंड में आ रहा हो तो 3 आ जाता, सेकंड में आया, थर्ड से 1 में आ रहा तो 3 आ देते, 1 आ देते, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए फॉर्मूला को अच्छी तरह से लगाना है, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, E2 के लिए n2 कर दिया हमने, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। ओके, ये हमने किया। इसके बाद देखिए इस माइनस का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन ले लेंगे और इसको उल्टा पहले घुमा लेते हैं, इसको प्लस वाले को पहले लिख देते हैं। तो ये देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले ले, मैं बना रहा हूँ आगे अगला वाला। ओके, अब देखिए हमने क्या किया, इसको आगे देखिए हमने क्या किया, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लिया। कॉमन कितना आएगा, माइनस का वो 13.6 जेड स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। फॉर्मूला अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया। देखिए डेल्टा ई का, ध्यान रखिएगा, ये डेल्टा ई का जो फॉर्मूला है ये सभी एटम्स के लिए है, नॉट ओनली फॉर हाइड्रोजन। अब ये क्वेश्चन किसके लिए है, क्वेश्चन है हाइड्रोजन के लिए। जब हाइड्रोजन के लिए है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1। ध्यान रखिएगा, फॉर हाइड्रोजन, फॉर H Z इक्वल टू 1, ध्यान रखिएगा। तो हम 1 रखेंगे, 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, और 1 अपॉन, वो सेकंड से 1 में आया था तो 1 रख देंगे यहाँ पर, यहाँ रख देंगे 2, ध्यान रखिएगा। तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 13.6 इंटू ये तो 1 हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो 13.6 इंटू 4 बन गया, 4 में बन गया 3 अपॉन 4। ओके, 13 तो 4 का डिवाइड करो, 4 3 या 12, 4 4 या 16 इंटू 3। ओके, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 या 12, कैरी ओवर 1, 3 3 या 9 एंड 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी जब वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तब ध्यान रखिएगा इतनी एनर्जी को वो एमिट करेगा। ओके, एमिट करेगा। अब इतना हमने यहाँ पर क्लियर किया है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों बना, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बना, बोर को ये प्रॉब्लम क्यों आई, बोर ने इसकी प्रॉब्लम को क्यों कैसे सॉल्यूशन दिया इसका, ये हमने इतना क्लियर कर दिया है। इसके बाद अगले वीडियो में आप रेडबर्ग कांस्टेंट और रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है, जो वैल्यू आएगी उसकी, वो कहाँ से आई, उसका रिलेशन क्या है, वो अगले वीडियो में हम क्लियर करेंगे इसको। तब तक के लिए आप इसको समझने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर यू।